नमस्कार हमारे सभी प्यारे साथियों, हमारे इस यूट्यूब चैनल गिड गाइडेंस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम लोग मटेरियल टेस्टिंग एंड कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस के यूनिट 3 को वन शॉट लाने वाले हैं, जिसमें इस यूनिट 3 को हम बहुत कम समय में आपके लिए कवर कर देंगे। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर एग्ज़ाम टाइम ऑफर चल रहा है। इसमें ये केवल आपको 50 रुपये में आपको ये मिल जाएगा। बात करें अगर वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ बिल्डिंग की, तो इसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं जैसे फाउंडेशन क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सब सॉइल पर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। यानी कि फाउंडेशन के ऊपर जो भी आपकी बिल्डिंग है, जो भी पार्ट है, उसको नीचे ज़मीन पर मिट्टी पर ट्रांसफ़र करने का काम ही करता है। बात करें प्लिंथ की, तो प्लिंथ एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्राउंड लेवल और फ्लोर लेवल के बीच में बना होता है और इसे फाउंडेशन के जस्ट ऊपर कंस्ट्रक्ट किया जाता है। बात करें वॉल्स की, वॉल्स क्या होते हैं? तो वॉल्स ऐसे वर्टिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि बिल्डिंग में डिफरेंट स्पेसेस को डिवाइड करने का काम करते हैं। अगर बात करें फ्लोर की, फ्लोर क्या होता है? फ्लोर एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल सरफेस होता है जिसके ऊपर लोग चलते हैं और अपने फर्नीचर्स को रखते हैं। बात करें डोर्स और विंडोज़ की, तो डोर्स वे मूवेबल बैरियर होते हैं जो कि इंटीरियर और एक्सटीरियर स्पेस के बीच कंट्रोल्ड एक्सेस को अलाउ करते हैं। अगर आप दरवाज़ा बंद कर देंगे तो फिर कोई अंदर बाहर आ जा नहीं पाएगा। बात करें विंडो की, तो विंडो वॉल्स में ऐसे ओपनिंग्स होते हैं जो कि ग्लास और अदर मटेरियल्स के द्वारा फिटेड होते हैं और इनका यूज हम लोग लाइट वेंटिलेशन और एक्सटर्नल व्यू के लिए हम लोग करते हैं। बात करें अदर कंपोनेंट्स की, तो उसमें अगला है आपका सिल क्या होता है? ये एक हॉरिजॉन्टल बॉटम पोर्शन होता है जो कि विंडो ओपनिंग्स के नीचे होता है। विंडो ओपनिंग्स के नीचे का जो हॉरिजॉन्टल बॉटम पोर्शन होता है उसे हम लोग सिल कहते हैं। ये विंडो फ्रेम को सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। बात करें अगर लिंटल की, लिंटल क्या होता है? ये एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चरल मेंबर होता है जो कि विंडो फ्रेम्स या फिर डोर्स के ऊपर लगाया जाता है, ताकि वो डोर्स के ऊपर या फिर विंडोज़ के ऊपर जो भी ओपनिंग्स के ऊपर जो भी वॉल्स या फिर और स्ट्रक्चर्स हैं उनके लोड को वो बियर कर पाए। बात करें रूफ़ की, तो रूफ़ क्या है? एक बिल्डिंग का टॉप कवरिंग है जो कि बिल्डिंग के इंटीरियर को इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जैसे कि धूप, बारिश, आंधी, तूफान, इन सब से प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और बात करें अगर स्टेयर्स की, तो स्टेयर्स वे स्ट्रक्चर मेंबर होते हैं जो कि बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर्स को एक्सेस करने में हम लोगों को हेल्प देते हैं। तो ये थे आपके बिल्डिंग के कुछ कंपोनेंट्स। अब बढ़ते हैं बिल्डिंग के प्रिंसिपल की तरफ। बात करें प्रिंसिपल्स ऑफ बिल्डिंग प्लानिंग की, ये आपके लिए एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस यूनिट्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। सबसे पहला इसमें एस्पेक्ट क्या होता है कि बिल्डिंग का जो ओरिएंटेशन है वो कैसा है विद रिस्पेक्ट टू सनलाइट एंड एयर। हमें बिल्डिंग ऐसे बनानी चाहिए कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम सनलाइट और मैक्सिमम से मैक्सिमम एयर हमें मिल सके। सेकेंड पॉइंट है प्रॉस्पेक्ट क्या होता है? व्यू फ्रॉम बिल्डिंग, यानी कि आप सुबह उठ करके आपने बिल्डिंग से देखा, बिल्डिंग की खिड़की से झाँका, तो वो आपको व्यू पॉइंट अच्छा मिलना चाहिए। ऐसा लगना चाहिए कि अगर पॉसिबल हो पाए तो जैसे जिनका पहाड़ी इलाकों में घर है तो वो खिड़की खोले और सामने पहाड़, झीलें, ये सब दिखाई दे। ऐसी और आपकी खिड़कियाँ नहीं होनी चाहिए कि पता चला सुबह उठे और वहाँ पे सामने शमशान घाट है या फिर कब्रिस्तान है, तो वो जो है आपकी माइंड को जो है डिफेक्ट करेगा। थर्ड पॉइंट ओरिएंटेशन क्या होता है कि नेचुरल फैक्टर्स जैसे कि विंड हुआ, रेन हुई, इन सब के रिएक्शन में आपका जो बिल्डिंग का पोजीशन है वो कैसा है, वो आपके ओरिएंटेशन को बताता है। बात करें ग्रुपिंग की, ग्रुपिंग क्या होता है? ये रूम्स का ऐसा लॉजिकल अरेंजमेंट ताकि उनके फंक्शंस का बेस्ट यूज हो पाए, उसको हम लोग ग्रुपिंग कहते हैं। जैसे टॉयलेट के बगल में बाथरूम और रूम के बगल में टॉयलेट, तो ये एक अच्छा अरेंजमेंट है। नेक्स्ट वन सर्कुलेशन क्या होता है कि किसी भी बिल्डिंग में आप मूवमेंट कर पा रहे हैं, उसी को हम लोग सर्कुलेशन कह रहे हैं। वो जितना ज़्यादा स्पेस होगा वो आपको वो बिल्डिंग दिखने में उतना ही अच्छा लगेगा।
नेक्स्ट वन प्राइवेसी। प्राइवेसी क्या होता है कि अनवांटेड विजिबिलिटी या फिर नॉइज से प्रोटेक्शन, यानी कि ऐसा ना हो कि आप अपने कमरे में बैठ करके कुछ भी कर रहे हैं काम और कोई आपके देखे बाहर से, तो वो खुद आपके लिए भी थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता है, उसी को हम लोग कहते हैं, उससे प्रोटेक्शन को ही हम लोग कहते हैं प्राइवेसी। नेक्स्ट वन है सैनिटेशन। सैनिटेशन क्या होता है? स्वच्छता। ये हमारे हेल्दी इन्वायरमेंट के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। नेक्स्ट वन फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है कि हम लोग अगर कोई फ्यूचर में मॉडिफिकेशन करना चाह रहे हैं बिना किसी मेजर चेंजेस के, तो वो हो जाए, उसी को हम लोग कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी। जैसे कि आप इन फ्यूचर अगर कभी ज़रूरत पड़े तो ड्राइंग रूम को गेस्ट रूम भी बना सकते हैं, ये होता है फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर। नेक्स्ट वन इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है कि आपके पास जितने भी स्पेस हैं, रिसोर्सेस हैं, उनका ऐसा डिज़ाइन ताकि उसका मैक्सिमम से मैक्सिमम यूज हो सके, वो इकोनॉमी कहलाता है। नेक्स्ट वन एलिगेंस। एलिगेंस क्या होता है कि बिल्डिंग का जो एस्थेटिक अपील होता है, यानी कि बिल्डिंग आपकी बाहर से देखने पर कितनी सुंदर लग रही है या फिर अंदर से देखने पर, वो आपका एलिगेंस के अंदर आता है। बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो वो है आपका कंफर्ट एंड कन्वीनियंस, यानी कि हमारा बिल्डिंग इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट करना चाहिए कि उसमें हमें कंफर्ट मिल सके, हमें सुविधा मिल सके। किसके टर्म में? ना तो हमें नॉइज़ उसमें मिले, ना तो हमें टेम्परेचर की वजह से दिक्कत हो, और हमें आसानी से बिल्डिंग के हर एक कोने पर एक्सेस मिल सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका लाइट एंड वेंटिलेशन। लाइट एंड वेंटिलेशन क्या होता है कि ये हेल्दी लिविंग एनवायरनमेंट के लिए काफ़ी इसेंशियल होता है। आप अगर आपके बिल्डिंग में अच्छे से हवा आ रही है तो वो वहाँ के सारे भी जितने भी डिफेक्टिव विंड्स हैं उसको बाहर ले जाएगी, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें सांस लेने में आसानी होगी और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट सिक्योरिटी, यानी कि हमारी बिल्डिंग इस प्रकार से कंस्ट्रक्ट होनी चाहिए ताकि वो आग, चोर और एक्सीडेंट से बची रह सके। बात करें प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल की, तो आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि ये क्या होता है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, या फिर ये क्या होता है, इसको करने का प्रोसेस क्या है। तो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम सॉइल और साइट कंडीशन के बारे में जनरल आइडिया प्राप्त करते हैं। बात करें इसके ऑब्जेक्टिव्स की, क्यों ये किया जाता है, तो सबसे पहला किस टाइप की सॉइल है, इसे अगर हमें ये पता करना हो तब हम करते हैं। सॉइल हमारे फाउंडेशन के लिए सूटेबल है या नहीं, उसके लिए हम लोग करते हैं। अगर हमारे सॉइल में कोई वीक लेयर है उसको आइडेंटिफाई करना हो तो उसके लिए करते हैं। हमारा जो सॉइल है वो कितने डेप्थ में जाने के बाद स्ट्रॉन्ग है उसको जानना हो तो हम करते हैं। इसके अलावा ग्राउंड वाटर लेवल कितने डेप्थ पर है इसको जानने के लिए करते हैं। साथ ही साथ एक सॉइल बियरिंग कैपेसिटी का एक आइडिया लेने के लिए हम लोग इसको करते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग ये जान गए हैं कि हमारे लिए सूटेबल है तो कौन सा फाउंडेशन इसके लिए सूटेबल होगा ये जानने के लिए करते हैं। और साथ ही साथ सॉइल और फाउंडेशन वर्क में कितना हमारा पैसा लगने वाला है इसके एस्टिमेशन के लिए हम लोग ये करते हैं। बात करें अगर प्रोसेस ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल की, इसको किस प्रकार से किस स्टेज से करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग साइट को सिलेक्ट करते हैं। साइट सिलेक्ट करने के बाद वहाँ पे जा कर के उसका सर्वे करते हैं। साइट को हम लोग देखते हैं कैसा है हमारा साइट, फिर हम लोग उसके अगल बगल जो भी कंस्ट्रक्शन हुए हैं वहाँ पर जा कर के हम लोग आसपास का डाटा कलेक्ट करते हैं और रिसर्च करते हैं कि हमें लगभग वहाँ के आसपास कितने डेप्थ में हमें हार्ड सॉइल मिला था, इटसी कितने डेप्थ में उसका ग्राउंड वाटर लेवल था, इन सब के बारे में रिसर्च करते हैं। देन ये करने के बाद हम लोग किस प्रकार से सैंपल को कलेक्ट करेंगे इसकी स्ट्रेटजी बनाते हैं। इसके बाद हम लोग सैंपल को डिफरेंट मेथड से, जो भी सैम्पलिंग के मेथड्स होते हैं उनसे हम लोग सैंपल कलेक्ट करते हैं हम लोगों ने जो भी डिसाइड किया हुआ है। देन उसके बाद फिर लेकर के हम लोग वहाँ पे फील्ड टेस्टिंग करते हैं। देखिए सॉइल में आपके दो तरह के टेस्ट आते हैं, एक आता है लैब टेस्ट, दूसरा आता है फील्ड टेस्ट। फील्ड टेस्ट हम लोग डाटा कलेक्ट करने के टाइम कर लेते हैं, सैंपल कलेक्ट करने के टाइम, और लेबोरेटरी टेस्ट उसको वहाँ पर ला करके करते हैं लेबोरेटरी में। तो लेबोरेटरी में ये दो कंडीशन में आता है, एक डिस्टर्ब कंडीशन और एक अनडिस्टर्ब कंडीशन। खैर ये सब तो जियोटेक इंजीनियरिंग की बात है जिसकी क्लासेस हम 20 तारीख से ही कंडक्ट करने वाले हैं आपके यूट्यूब चैनल पर ही नाउ। इसके फील्ड टेस्टिंग करने के बाद हम लैब टेस्टिंग करते हैं।
लैब टेस्टिंग और फील्ड टेस्टिंग के बेस पर जो भी रिजल्ट निकलते हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉइल का क्लासिफिकेशन करते हैं डिफरेंट पैरामीटर्स पर कि किस किस टाइप का यह सॉइल है। देन उसके बाद फिर हम लोग ये डिसीजन लेते हैं कि उस सॉइल पर हम लोगों को किस प्रकार का फाउंडेशन बनाना है। तो ये था आपका प्रोसेस ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ऑफ सॉइल। अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी क्या होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर जितना ज़्यादा लोड ले सकता है, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोड, कि अगर मान लीजिए किसी स्ट्रक्चर की लोड कैपेसिटी 20,000 न्यूटन है और अगर वो उससे 1 न्यूटन भी या फिर 0.1 भी ज़्यादा लग गया तो कोलैप्स कर जाएगा। उस स्ट्रेंथ को, उस बियरिंग कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी। और जब अल्टीमेट बियरिंग कैपेसिटी को फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड किया जाता है तब हमारी सेफ बियरिंग कैपेसिटी निकलती है। और हम लोग बिल्डिंग को सेफ बियरिंग कैपेसिटी पर ही डिज़ाइन करते हैं क्योंकि उससे अधिक लोड इन फ्यूचर आने पर वो उसको सहन कर ले जाए। बात करें कौन कौन से फैक्टर्स सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी को अफेक्ट करते हैं, तो उनमें सबसे पहले आता है टाइप्स ऑफ सॉइल, यानी कि सॉइल किस टाइप का है ये उसको अफेक्ट करता है। दूसरा डेंसिटी और कंपैक्शन, यानी कि सॉइल जितना ही डेंस होगा उसकी बियरिंग कैपेसिटी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट वन मॉइस्चर कंटेंट, यानी कि उसमें मॉइस्चर कंटेंट जितना ही कम होगा उसकी बियरिंग कैपेसिटी उतनी अधिक होगी। फाउंडेशन डेप्थ जितनी अधिक होगा वो उतनी ही ज़्यादा पार्टिकल्स को लोड ट्रांसफ़र कर पाएगा। इस वजह से जितनी अधिक डेप्थ होगी फाउंडेशन की उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी उतनी अधिक होगी। नेक्स्ट वन विड्थ ऑफ फाउंडेशन, अगर फाउंडेशन कम गहरा है लेकिन काफ़ी ज़्यादा बड़े एरिया पर फैला हुआ है तो भी वह काफ़ी ज़्यादा पार्टिकल्स को, अपने लोड्स को ट्रांसफ़र कर पाएगा। इस वजह से फाउंडेशन की विड्थ जितनी अधिक होगी उसकी बियरिंग कैपेसिटी भी उतनी ही अधिक होगी। ग्राउंड वाटर टेबल जितना ही नीचे होगा उसकी बियरिंग कैपेसिटी उतनी अधिक होगी, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल अगर ऊपर होगा तो उस कंडीशन में आसपास के एरिया वेट कर जाएंगे और वो कोलैप्स होने के चांसेस रह जाएंगे। नेक्स्ट वन सॉइल स्ट्रक्चर एंड स्ट्रेटिफिकेशन, ये भी सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। फाउंडेशन शेप, यानी कि अगर आपका फाउंडेशन रेक्टेंगुलर है या फिर सर्कुलर है तो उसकी बियरिंग कैपेसिटी अधिक होती है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बड़े एरिया पर फैला हुआ है तो भी उस कंडीशन में आपकी बियरिंग कैपेसिटी अधिक होती है। और अगर आसपास के स्ट्रक्चर से प्रेशर और वाइब्रेशन कम आ रहा है तो उस कंडीशन में आपका सेफ रहेगा, वरना फिर अगर अधिक आ रहा है तो आपके लिए खतरे का विषय हो सकता है। बात करें अगर फाउंडेशन के फंक्शंस की तो सबसे पहला फंक्शन है कि यह जो भी स्ट्रक्चर का लोड होता है उसको सॉइल के नीचे सॉइल पर ट्रांसफ़र करने का काम करता है। इसके अलावा सॉइल के लोड को काफ़ी बड़े एरिया पर फैलाता है। यह स्ट्रक्चर के अनइक्वल सेटलमेंट को रोकने का काम करता है। साथ ही साथ यह स्लाइडिंग, ओवरटर्निंग और अदर फोर्सेस के अगेंस्ट स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है हमारे स्ट्रक्चर्स को। यह सॉइल इरोजन के कारण हमारे स्ट्रक्चर को जो भी डैमेज होता है उससे ये बचाने का काम करता है। साथ ही साथ यह मॉइस्चर से प्रिवेंट करने का काम करता है और वीक सॉइल को स्टेबलाइजेशन करने का काम फाउंडेशन करता है। बात करें अगर फाउंडेशन की तो फाउंडेशन कितने टाइप्स के होते हैं। फाउंडेशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, पहला होता है शैलो फाउंडेशन, दूसरा होता है डीप फाउंडेशन। शैलो फाउंडेशन वे फाउंडेशन होते हैं जिसमें फाउंडेशन की डेप्थ उसके विड्थ से कम होती है, और डीप फाउंडेशन वे फाउंडेशन होते हैं जिनमें फाउंडेशन की डेप्थ उसकी विड्थ से ज़्यादा होती है। डीप फाउंडेशन का यूज हम लोग वाटर लॉगिंग एरिया में करते हैं। इसके अलावा जहाँ पर स्ट्रॉन्ग सॉइल काफ़ी ज़्यादा नीचे हो वहाँ पर हम लोग डीप फाउंडेशन का यूज करते हैं, जबकि शैलो फाउंडेशन का यूज वहाँ किया जाता है जहाँ पे सॉइल मजबूत हो। शैलो फाउंडेशन हमारे 7 टाइप के होते हैं। पहला स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन या फिर आइसोलेटेड फाउंडेशन, जो कि आप अपने घरों में देखते हैं कि अकेले अकेले सिंगल फाउंडेशन पर पायर्स खड़े होते हैं। सेकेंड स्ट्रिप फुटिंग फाउंडेशन, कंबाइंड फुटिंग फाउंडेशन, इसमें 2 या फिर अधिक 2 फाउंडेशन आपस में कंबाइन किए जाते हैं। नेक्स्ट वन राफ्ट फाउंडेशन, यानी कि एक ही पूरे के पूरे सभी फाउंडेशन के लिए, सभी के सभी कॉलम्स के लिए एक ही फाउंडेशन हमारा, एक ही बेड हमारा तैयार किया जाता है। इसमें सेकेंडरी बीम और प्राइमरी बीम होते हैं, ये राफ्ट फाउंडेशन होता है। नेक्स्ट वन स्लोप्ड या फिर स्टेप फुटिंग फाउंडेशन, जहाँ पे
जिनका यूज हम लोग हिली एरियाज़ में करते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा कटाई करना इम्पॉसिबल है या फिर काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाता है। वहाँ पर स्लोप्ड या फिर स्टेप फुटिंग फाउंडेशन बनाया जाता है। ग्रिलेज फाउंडेशन हमारा वहाँ पर बनाया जाता है जहाँ पर एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेटेड लोड आ रहा हो। जैसे कि आपने रेलवे प्लेटफॉर्म्स पर अगर आप देखते होंगे कि ये आपके कुछ रेलवे प्लेटफॉर्म इस तरह के होते होंगे, ये आपके कुछ रेलवे प्लेटफॉर्म इस तरह के होते होंगे, और ये जहाँ पर जिस कॉलम से टच होता होगा वहाँ पे आपने देखा होगा कि इस तरह से एक फाउंडेशन बनाया जाता होगा। ये जो है आपका ग्रिलेज फुटिंग फाउंडेशन का एग्जांपल है। और नेक्स्ट वन आपका इन्वर्टेड आर्च फाउंडेशन। इनका यूज वहाँ पर किया जाता था जैसे कि ब्रिजेस में आप पुराने देखते होंगे, अगर कहीं भी अगर इस प्रकार का होगा कि कुछ इस प्रकार से ये ईंटों के बनाए जाते थे। इस प्रकार से ये ईंटों के ही होते थे और इनका प्रचलन अब काफ़ी कम हो गया है। बात करें डीप फाउंडेशन के टाइप्स की, तो डीप फाउंडेशन आपके 4 तरह के होते हैं: पाइल फाउंडेशन, पायर फाउंडेशन, वेल फाउंडेशन और कैसन फाउंडेशन। बात करें कि अगर मैसनरी क्या होता है, तो ब्रिक, वॉल्स और स्टोन्स का यूज करके किसी भी स्ट्रक्चर के डिफरेंट पार्ट्स और बिल्डिंग्स को बनाने का जो काम है वो मैसनरी का है। यहाँ पर वॉल्स नहीं होगा, यहाँ पर होगा सैंड या फिर सीमेंट ETC। तो डिफरेंट कंपोनेंट्स को मिला करके बनाने का जो काम है वो मैसनरी का है। ब्रिक क्या होता है? ब्रिक क्ले ब्रिक्स का यूज किया जाता है मैसनरी को बनाने में, बिल्डिंग एक्सटीरियर में, इंटीरियर वॉल्स में और पार्टीशन वॉल्स में, पायर्स में और अदर लोड बियरिंग और नॉन लोड बियरिंग स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए ब्रिक का यूज किया जाता है। सैंड क्या होते हैं कि ये नेचुरल ऑकरिंग ग्रैनुअल मटेरियल्स होते हैं जिनमें फाइनली रॉक, छोटे छोटे रॉक्स और मिनरल्स पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टोन क्या होता है? ये एक नेचुरल हार्ड सब्सटेंस होता है जो कि फॉर्म होता है मिनरल्स और अर्थ मटेरियल से, जो कि रॉक्स में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि रॉक्स में जो भी मिनरल्स और अर्थ मटेरियल प्रेजेंट होते हैं उनको फॉर्मेशन से हमारा स्टोन्स प्राप्त होता है। बात करें मैसनरी कंस्ट्रक्शन के फंक्शंस की, इसके क्या क्या कार्य हैं, तो ये बिल्डिंग को स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये वॉल्स, कॉलम्स और पार्टीशंस को किसी भी स्ट्रक्चर में बनाने में मदद करता है, या डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड को रजिस्ट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ ये हमारे इंटीरियर को वेदर प्रोटेक्शन देने का काम करता है, और इसके अलावा ये हमारे बिल्डिंग को शेप और डिज़ाइन देने का काम करता है। बात करें अगर टेक्निकल टर्म्स कौन कौन से यूज होता है हमारे ब्रिक मैसनरी में, तो इसमें सबसे पहला है कोर्स को हम लोग रद्दा भी कहते हैं। ये ब्रिक की हॉरिजॉन्टल लेयर होती है। आपने देखा होगा कि कुछ ब्रिक्स जो है इस तरह से बिछी होती हैं, तो ये जो एक हॉरिजॉन्टल लेयर होती है इसी को हम लोग कोर्स कहते हैं। बात करें अगर बेड क्या होता है कि ब्रिक का जो बॉटम सरफेस होता है उसे हम लोग बेड कहते हैं। मान लीजिए कि ये ब्रिक है आपका, तो इसका ये जो बॉटम सरफेस है इसी को हम लोग बेड कहते हैं। इसी बॉटम सरफेस को हम लोग बेड कहते हैं। बात करें अगर फ्रॉक की, तो आपने देखा होगा कि ईंट के जो टॉप सरफेस होता है उसमें कुछ गड्ढे बने होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं फ्रॉक। हेडर की बात करें, हेडर क्या होता है, तो जब ब्रिक का अगर आप ब्रिक को सामने से देख रहे हैं और उस ब्रिक पूरी लंबाई में ये है कुछ इस तरह से, ये देखिए कुछ इस तरह से ब्रिक पूरी लंबाई में है, और सामने से देखने पर आपको इसका फ्रंट शॉर्टर पोर्शन विजिबल हो रहा है, तो इसको हम लोग हेडर कहते हैं। और अगर ब्रिक का लॉन्ग पोर्शन आपको विजिबल हो तो उसको हम लोग स्ट्रेचर कहते हैं। बेड जॉइंट की बात करें तो वो क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल जॉइंट बिटवीन टॉप ऑफ वन कोर्स एंड बॉटम ऑफ वन अदर। यानी कि ये आप देख पा रहे हैं कि ब्रिक के 2 लेयर्स हैं, तो एक लेयर का टॉप सरफेस और दूसरे लेयर का बॉटम सरफेस, इसी जॉइंट को हम लोग कहते हैं बेड जॉइंट। बात करें कोनियन की, कोनियन क्या होता है? ये ब्रिक के कॉर्नर्स होते हैं जो कि एंड ऑफ वॉल्स में होते हैं। यानी कि मान लीजिए एक तरह से एक ब्रिक इधर से आ रही है, दूसरी ब्रिक इधर से आ रही है, कुछ इस तरह से। ईंट का ये टॉप सरफेस हम आपको दिखा रहे हैं, टॉप व्यू, तो एक ब्रिक इधर से आ रही है, एक ब्रिक इधर से आ रही है,
तो इसका ये जो कोना वाला पोर्शन है इसी को हम लोग कहते हैं कोनियन, इसी को हम लोग कहते हैं कोनियन। अब बेड क्या होता है कि ब्रिक के जो टुकड़े होते हैं, ब्रिक को मान लीजिए हम लोग लेंथ वाइज जो उसको कई टुकड़ों में कर दे रहे हैं, तो उस पीस को हम लोग कहते हैं बेड, उस पीस को हम लोग बेड कहते हैं। बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड ब्रिक में पैटर्न्स होते हैं जिसमें ब्रिक को बिछाया जाता है, यानी कि किस किस पैटर्न में ब्रिक को बिछाया जा रहा है उसी को हम लोग बॉन्ड कहते हैं। बात करें किंग क्लोजर की, तो किंग क्लोजर क्या होता है? किंग क्लोजर कुछ इस प्रकार से होता है। ये आपने कुछ इस शेप के ईंटें देखे होंगे, यहाँ पर लेंथ वाइज और विड्थ वाइज दोनों को सेंटर में काट करके, दोनों के सेंटर से काट करके कॉर्नर को डायगोनली अलग कर लिया जाता है। तो जो पोर्शन आपका बचता है उसी को हम लोग किंग क्लोजर कहते हैं। बात करें क्वीन क्लोजर की, क्वीन क्लोजर क्या होता है आपका? ये आपका ब्रिक है, इसे लेंथ वाइज 2 इक्वल पार्ट्स में काट करके इसका हाफ कर दिया जाता है, इसी को हम लोग क्वीन क्लोजर कहते हैं। बात करें बुल नोज की, बुल नोज क्या होता है? ये इसके कॉर्नर्स राउंड होते हैं, इसके कॉर्नर्स आपके राउंड होते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होते हैं, ये कुछ इस प्रकार से होते हैं, राउंड कॉर्नर जो होते हैं इसी को हम लोग बुल नोज कहते हैं। बात करेगा टाइप्स ऑफ ब्रिक मैसनरी की, तो ब्रिक मैसनरी आपके मेनली 3 तरह के होते हैं, मड ब्रिक मैसनरी, सीमेंट ब्रिक मैसनरी और लाइम ब्रिक मैसनरी। यहाँ पे जो आगे नाम लिखे हैं इनका यूज हम लोग बाइंडिंग मटेरियल के रूप में करते हैं। बात करें बॉन्ड कितने तरह के होते हैं, तो बॉन्ड आपके 10 तरह के होते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड, जिनमें जो ब्रिक का सरफेस का जो लॉन्ग फेस है वो विजिबल होता है फ्रंट से, यानी कि स्ट्रेचर विजिबल होता है। हेडर बॉन्ड में ब्रिक का हेड शॉर्ट फेस या फिर हेडर विजिबल होता है। इंग्लिश बॉन्ड में एक अल्टरनेट कोर्स में हेडर और स्ट्रेचर लगे होते हैं, यानी कि एक कोर्स में अगर हेडर लगेंगे तो उसके अगले कोर्स में स्ट्रेचर लगेंगे। जबकि फ्लेमिश में क्या होता है कि एक ही कोर्स में अल्टरनेट रूप से हेडर और स्ट्रेचर लगे होते हैं। बात करें इंग्लिश फ्लेमिश कंपोजिट बॉन्ड की, तो इसमें इंग्लिश बॉन्ड के स्ट्रेंथ को लिया जाता है और फ्लेमिश बॉन्ड के लुक्स को लिया जाता है, क्योंकि इंग्लिश बॉन्ड आपका स्ट्रेंथ देता है और फ्लेमिश बॉन्ड आपका सुंदरता देता है, लुक्स देता है। डच बॉन्ड क्या होता है? ये इंग्लिश बॉन्ड का वेरिएशन होता है विद स्ट्रेचर एट कॉर्नर। जबकि रैंकिंग बॉन्ड क्या होता है कि इसमें ब्रिक्स को डायगोनली बिछाया जाता है स्पेसिफिक कोर्स में। जिगजैग बॉन्ड की बात करें तो जिगजैग बॉन्ड क्या होता है? इनमें ब्रिक को जिगजैग पैटर्न में बिछाया जाता है, इनका यूज मेनली हम लोग फ्लोर में करते हैं। बात करें गार्डन वॉल बॉन्ड की, तो इसका यूज हम लोग गार्डन या फिर बाउंड्री वॉल में विजुअल अपील के लिए करते हैं। और फेसिंग बॉन्ड वे बॉन्ड्स होते हैं जिनमें फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों में अलग अलग बॉन्ड्स यूज होते हैं। तो ये थे आपके क्लासिफिकेशन ऑफ बॉन्ड। बात करें अगर स्ट्रेचर और फ्लेमिश बॉन्ड के बीच, सॉरी स्ट्रेचर एंड हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर एंड हेडर बॉन्ड, स्ट्रेचर और हेडर बॉन्ड के बीच अंतर की, तो इसमें सबसे पहला आता है ओरिएंटेशन फीचर, यानी कि स्ट्रेचर बॉन्ड में ओरिएंटेशन कैसा होता है? तो स्ट्रेचर बॉन्ड में जो ब्रिक होता है वो इसकी लॉन्ग फेस के बीच में विजिबल होता है, यानी स्ट्रेचर के फॉर्म में वो रखा होता है। और हेडर बॉन्ड में क्या होता है कि ब्रिक का शॉर्ट फेस विजिबल होता है। वॉल थिकनेस की बात की जाए तो स्ट्रेचर बॉन्ड हाफ ब्रिक थिक वॉल के लिए मेनली यूज किया जाता है, जबकि जो हेडर बॉन्ड होता है वो 1 ब्रिक थिक वॉल या फिर उससे अधिक थिक वॉल के लिए सुटेबल होता है। बात करें स्ट्रेंथ की, तो स्ट्रेचर बॉन्ड की ट्रांसवर्स स्ट्रेंथ कमज़ोर होती है, जबकि हेडर बॉन्ड की बेटर होती है इससे। बात करें यूज की, स्ट्रेचर बॉन्ड का यूज हम लोग पार्टीशन वॉल्स, इंटरनल वॉल्स, नॉन लोड बियरिंग वॉल्स में करते हैं, जबकि हेडर बॉन्ड का यूज हम लोग कर्व्ड वॉल और लोड बियरिंग वॉल्स के रूप में करते हैं। बात करें अगर अपीयरेंस की, तो जो स्ट्रेचर बॉन्ड होता है वो यूनिफॉर्म और सिंपल लुक देता है, जबकि जो हेडर बॉन्ड होता है वो और ज़्यादा कॉम्पैक्ट और डेंस लुक देता है। बात करें बॉन्डिंग की, तो हमारा जो स्ट्रेचर बॉन्ड होता है उसमें कम ओवरलैप्स होते हैं, जिसके वजह से ये कमज़ोर होता है, और हेडर बॉन्ड में काफ़ी अधिक ओवरलैप्स आते हैं, इसके वजह से ये मजबूत होता है। बात करें कि इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड में डिफरेंस की,
तो सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो आता है कोर्स अरेंजमेंट। तो इंग्लिश बॉन्ड में जो हमारा कोर्स अरेंजमेंट होता है वो होता है कि अल्टरनेट फॉर्म में हम लोग स्ट्रेचर और हेडर लगाते हैं, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड में क्या होता है, एक ही कोर्स में हम लोग अल्टरनेट रूप से स्ट्रेचर और हेडर लगाते हैं। बात करें स्ट्रेंथ की, तो जो हमारा इंग्लिश बॉन्ड होता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लेमिश बॉन्ड। अपीयरेंस की बात करें तो फ्लेमिश बॉन्ड ज़्यादा अपीयरेंस दिखाता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश बॉन्ड। बात करें ईज ऑफ कंस्ट्रक्शन की, तो इंग्लिश बॉन्ड को कंस्ट्रक्ट करना काफ़ी आसान है, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड के लिए काफ़ी स्किल्ड लेबर की रिक्वायरमेंट होती है। बात करें कॉमन यूज़ की, तो इंग्लिश बॉन्ड वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पर लोड बियरिंग वॉल बनानी होती है, जबकि फ्लेमिश बॉन्ड वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे एस्थेटिक्स इंपॉर्टेंट होती है, यानी कि बिल्डिंग को सामने से सुंदर दिखाना हो, वहाँ पे हम लोग फ्लेमिश बॉन्ड का यूज करते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट, तो इंग्लिश बॉन्ड की कॉस्ट कम होती है एज़ कम्पेयर टू फ्लेमिश बॉन्ड। बात करें स्टोन मैसनरी की, स्टोन मैसनरी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो स्टोन मैसनरी आपके दो टाइप के होते हैं, एक होता है रबल मैसनरी, दूसरा होता है एशलर मैसनरी। रबल मैसनरी मतलब वो मैसनरी जहाँ पर जो इसकी ड्रेसिंग है वो या तो एकदम नहीं की जाती है या फिर बहुत ही हल्का फुल्का ड्रेसिंग कर दिया जाता है, वहाँ पे उसको हम रबल मैसनरी कहते हैं। जबकि एशलर मैसनरी वे मैसनरी होते हैं जहाँ पर स्टोन की जो ड्रेसिंग काफ़ी अच्छे से की जाती है। रबल मैसनरी के कुल 5-6 टाइप्स हैं, कुल टोटल 6 टाइप्स हैं। सबसे पहला है कोर्स रबल, यानी कि जो आपके बिना गढ़े हुए बिना ड्रेस्ड स्टोन्स हैं उनको एक स्पेसिफिक पैटर्न में मतलब कोर्सेस में लगाया जाता है। इनमें ये ध्यान रखा जाता है कि जॉइंट्स आपस में ना मिलें, तो उसे हम कोर्स रबल कहते हैं। जबकि अगर जॉइंट्स का ध्यान नहीं रखा जाता है तो उसे हम लोग अनकोर्स्ड रबल कहते हैं। रैंडम रबल में क्या होता है कि बहुत ही हल्के गढ़े हुए स्टोन्स को उनको किसी भी बिना डेफिनेट पैटर्न को फॉलो किए वहाँ पर बिछा दिया जाता है, तो उसे रैंडम रबल कहते हैं। जबकि ड्राई रबल में क्या होता है, इसमें किसी भी मोटार का यूज नहीं होता है। ड्राई रबल में ऐसा नहीं करते समय किसी भी मोटार का यूज ही नहीं होता। पॉलीगोनल रबर वो होते हैं जिनमें कुछ इस तरह से ये हुए कुछ इसी तरह से यहाँ पर आपके आ जाते हैं, इस तरह से ब्लॉक्स में करके इनको बनाया जाता है। कुछ इस प्रकार से इनको ब्लॉक्स में करके बनाया जाता है, ये होता है पॉलीगन रबर के। नेक्स्ट है आपका फ्लिंट रबल। फ्लिंट रबल के लिए हम लोग फ्लिंट स्टोन्स का यूज करते हैं। ये काफ़ी हार्ड होती हैं, ड्यूरेबल होती हैं और उन्हें मोर्टार के साथ कंबाइंड किया जाता है। बात करें एशलर मैसनरी के टाइप्स की, तो इसमें जो कोने होते हैं वो पूरे एकदम अच्छे से शार्प किए जाते हैं और इनमें काफ़ी पतली जॉइंट्स दी जाती हैं। एशलर रफ टूल में हम लोग केवल चीजेल का यूज करके हम लोग इसको करते हैं। एशलर रॉक एंड क्वेरी फिस्ट, ये भी इसी तरह का होता है। नेक्स्ट एशलर चैम्फर्ड, इसमें चैम्फर्ड टाइप के स्टोन्स का यूज किया जाता है। और एशलर ब्लॉक इन कोर्स में सेम थिकनेस के और डिफरेंट साइजेस के ब्लॉक्स का यूज किया जाता है। बात करें अगर वॉल के फंक्शंस की, क्या क्या इसके फंक्शंस हैं, तो यह रूफ एंड फ्लोर के लोड को सपोर्ट करता है। इसके साथ साथ यह बिल्डिंग को डिफरेंट यूनिट्स में डिफरेंट रूम्स में डिवाइड करने का काम करता है। वॉल्स ही हमें वेदर कंडीशंस जैसे बारिश, धूप, आंधी, तूफान, इन सब से इंटीरियर को बचाता है। यह एनिमल्स के अगेंस्ट सिक्योरिटी का काम करता है। साथ ही साथ यह बिल्डिंग की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को बढ़ाता है। और इसके अलावा यह हीट, साउंड और मॉइस्चर इंसुलेशन देने का काम करता है। बात करें वॉल कौन कौन से टाइप्स के हैं, पहला लोड बियरिंग वॉल, यानी कि जो वॉल लोड को बहुत ज़्यादा बियर कर लेते हैं उन्हें हम लोड बियरिंग वॉल कहते हैं। जो वॉल जो है लोड बियर करने के काम में नहीं आते हैं उन्हें नॉन लोड बियरिंग वॉल कहते हैं। कैविटी वॉल कुछ इस तरह से होता है, ये आपका एक वॉल हुआ, ये आपका दूसरा वॉल हुआ, इनके बीच गैप दिया जाता है। ये गैप न 40 mm से कम होना चाहिए, न 100 mm से ज़्यादा होना चाहिए। इनके बीच ये कुछ यहाँ पे टाई बार्स लगा दिए जाते हैं इनको सपोर्ट करने के लिए। इसके अलावा पार्टीशन वॉल जो कि रूम में डिफरेंट यूनिट्स को डिवाइड करने के लिए पार्टीशन के रूप में लगाए जाते हैं, उन्हें पार्टीशन वॉल कहते हैं। रिटेनिंग वॉल्स जो है साइड रिटेनिंग वॉल कुछ इस तरह से होते हैं।
आपने देखा होगा कि रिटेनिंग वॉल कुछ इस तरह से होते हैं, जो कि इस साइड जो भी मिट्टी या फिर और किसी भी चीज़ का भरा हुआ है उसको पलटने से रोकने का काम करते हैं। इसके अलावा फायर वॉल भी होते हैं, जो कि ईंट के भट्टों इन सब में इसका यूज किया जाता है। पैनल वॉल्स वो होते हैं जिनमें वॉल पैनल्स लगाए जाते हैं, और पैरापेट वॉल आपकी घरों की छतों पर लगाए जाते हैं। ये थे आपके टाइप्स ऑफ वॉल। बात करें लोड बियरिंग वॉल के फीचर्स की, तो यह स्ट्रक्चरल लोड को कैरी करता है। बिल्डिंग के जो भी स्ट्रक्चरल लोड है उनको कैरी करने का काम करता है। इसके अलावा यह बिल्डिंग के लोड को डायरेक्टली फाउंडेशन पर ट्रांसफ़र करता है। यह हमारे बिल्डिंग्स के लिए यूजुअली थिकर होता है, और यह इसमें ऐड स्ट्रेंथ करता है। यानी कि ये जो आपके लोड बियरिंग वॉल होते हैं ये जनरली मोटे मोटे होते हैं, और ये बिल्डिंग को स्ट्रेंथ देने का काम करते हैं। 9 इंच, 18 इंच, 36 इंच, इस तरह से। इसके अलावा यह ब्रिक, स्टोन और कंक्रीट के बने हो सकते हैं। ये सेपरेट, इनके लिए सेपरेट स्ट्रक्चरल फ्रेम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। लो राइज बिल्डिंग्स के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, और साथ ही साथ इनमें ओपनिंग्स जो है लिमिटेड होनी चाहिए। ये इसके फीचर्स थे। बात करें इनके एडवांटेज की, कुछ एडवांटेज इंपॉर्टेंट, तो ये स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, सेपरेट फ्रेम स्ट्रक्चर के नीड को रिड्यूस करते हैं, लो राइज कंस्ट्रक्शन के लिए कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं, और बेटर थर्मल एंड साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं। देखिए यहाँ पे फीचर्स में आपको जो जो अच्छे पॉइंट्स लग रहे हैं उनको एडवांटेज में लिख दीजिएगा, और जो जो अच्छे पॉइंट नहीं लग रहे हैं अगर पूछेगा तो डिसएडवांटेज में लिख दीजिएगा, और साथ ही थोड़ा बहुत अपने अकॉर्डिंग। बात करें पार्टीशन वॉल्स की, तो पार्टीशन वॉल्स आपके नॉन लोड बियरिंग वॉल्स होते हैं, जो कि इंटरनल स्पेस को डिवाइड करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बात करें इसके फीचर्स की, तो पहला फीचर्स तो आप इसको टिट्टो कॉपी कर लेंगे। सेकंड फीचर है आपका कि ये हल्के होते हैं और पतले होते हैं स्ट्रक्चरल वॉल के कंपैरिजन में। इनको कंस्ट्रक्ट करना, इनको मॉडिफाई करना और इनको हटाना, रिमूव करना, ये आसान होता है जैसे इनकी जैसी ज़रूरत होती है। और इसके अलावा ये ग्लास, ब्रिक, प्लाईवुड और इत्यादि कई तरह के मटेरियल से ये बने हो सकते हैं। बात करें इनके एडवांटेज की, तो अगेन यहाँ पे इनको आसानी से हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। ये कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं सेपरेट स्पेस क्रिएट करने के लिए। इसके अलावा ये हल्के होते हैं और ओवरऑल वेट को रिड्यूस करते हैं। ये आसानी से मॉडिफाई या रिमूव हो सकते हैं। इसके अलावा ये इंटीरियर प्राइवेसी और साउंड इंसुलेशन को ये इन्हेंस करने का काम करते हैं। बात करें अगर कैविटी वॉल की, तो कैविटी वॉल 2 पैरेलल लेयर्स होते हैं मैसनरी के, जो कि एक कंटिन्यूअस एयर स्पेस के द्वारा सेपरेटेड होते हैं। यानी कि एक दीवार इस तरह से है, एक दीवार इस तरह से है, दूसरी दीवार इस तरह से है, और इनके बीच में गैप है। आप ये देखिए, पहली दीवार की लेयर ये है, दूसरी दीवार की लेयर ये है, और बीच में गैप है। यानी टॉप व्यू कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पे ये जो ब्लैक वाला चीज़ है ये खाली रहेगा। इस तरह से आपका कैविटी वॉल होता है। बात करें इसके जनरल फीचर्स की, तो हाफ ब्रिक वॉल के केस में हर एक ब्रिक, यानी कि इन केस ऑफ ब्रिक वॉल के केस में जो हर एक ब्रिक है वो हाफ वॉल थिक होना, हर एक वॉल जो है वो हाफ ब्रिक थिक होना चाहिए। और अगर लोड आपका हैवी आ रहा है तो जो आपकी इनर ब्रिक वॉल है उसको हम लोग हाफ ब्रिक के मल्टीपल में उसको थिकनेस को बढ़ाएंगे। इसके लिए जो कैविटी होनी चाहिए वो ना तो 40 mm से कम होनी चाहिए और ना ही 100 mm से ज़्यादा होनी चाहिए। इनर और आउटर जो परत होती है उनको टाई बार के थ्रू कनेक्ट करना चाहिए। बात करें एडवांटेज की कैविटी वॉल के, तो ये मॉइस्चर पेनिट्रेशन की पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने का काम करती हैं। इसके साथ ही ये हीट इंसुलेशन और साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड करती हैं। कैविटी वॉल फ्लोरोसेंस के इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम करती हैं, और ये इकोनॉमी, बेटर कंफर्ट जैसे बेनिफिट्स आपको प्रोवाइड करती हैं। बात करें फ्लोर क्या होता है, तो फ्लोर किसी भी बिल्डिंग सरफेस का फाइनल लेयर है, जो कि हमें एक वॉकिंग सरफेस प्रोवाइड करता है। इसके अलावा एस्थेटिक और ड्यूरेबिलिटी को ये प्रोवाइड करता है। बात करें फ्लोर के रिक्वायरमेंट्स की, कि फ्लोर हमारा क्यों क्यों ज़रूरी है, तो सबसे पहला कि हमारा फ्लोर जो है वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल होना चाहिए। फ्लोर जो है हमारा वो स्मूथ होना चाहिए और वो लेवल सरफेस होना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ढाल जरूर होना चाहिए जिससे कि वो पानी वहाँ से फ्लो कर सके।
इसके अलावा ये नॉन स्लिपरी होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उस पर स्लिप करके कोई एक्सीडेंट हो जाए किसी का। इसके अलावा उसे साफ़ करना और मेंटेन करना काफ़ी आसान होना चाहिए। ये डैम्पनेस और मॉइस्चर को रजिस्ट करना चाहिए। आग इस पर बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आग लगने के केस में फ्लोर से ही हम लोग जाते हैं। अगर फ्लोर पर ही आग लग गई तो फिर वो हमारे लिए घातक साबित हो जाएगा। इसके अलावा ये इकोनॉमिकल होना चाहिए और साथ ही साथ इसमें गुड अपीयरेंस और फिनिशेस की होनी चाहिए। बात करें फ्लोर हमारे बेस्ड ऑन मटेरियल यूज, जब हम लोग मटेरियल को यूज करते हैं उसके आधार पर फ्लोर हमारे कौन कौन से टाइप्स के होते हैं। तो पहला है आपका कारपेट्स एंड रफ फ्लोरिंग, विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग, स्टोन फ्लोरिंग, ब्रिक फ्लोरिंग, ग्लास फ्लोरिंग, मोजैक फ्लोरिंग, मड फ्लोरिंग, मूरम फ्लोरिंग, फ्लैगस्टोन फ्लोरिंग, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, टेराजो फ्लोरिंग, टाइल फ्लोरिंग और मार्बल फ्लोरिंग। बात करें इसमें से इम्पॉर्टेंट कौन कौन सा है, इम्पॉर्टेंट फ्लोर, तो एक तो आपका विनाइल फ्लोरिंग, वुडन फ्लोरिंग एंड ब्रिक फ्लोरिंग, मोज़ैक फ्लोरिंग, ग्लास फ्लोरिंग, मूरम फ्लोरिंग, सीमेंट कंक्रीट फ्लोरिंग, टेराजो फ्लोरिंग। ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन पर शॉर्ट नोट्स लिखने को आ सकता है। हमारे नोट्स में इसको दिए गए हैं, इसके शॉर्ट नोट्स, आप उन्हें पढ़ लीजिएगा या फिर जो पुराने लेक्चर्स हैं इस यूनिट के वहाँ पर जा कर के फ्लोर वाले सेक्शन में आप इसको सीधा देख लीजिएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बात करें फ्लोरिंग मटेरियल्स हमारे कौन कौन से यूज होते हैं, तो फ्लोरिंग के लिए कौन कौन से मटेरियल्स यूज होते हैं। मड एंड मूरम यूज हो सकता है, ब्रिक का कई जगह यूज हो सकता है, कई जगह कंक्रीट यूज हो सकता है, कुछ जगह टेराजो के बनाए जाते हैं, टाइल्स, मोजैक, मार्बल और टिम्बर। ये आपके मेन मटेरियल्स हैं जो कि फ्लोरिंग के लिए यूज होते हैं। बात करें कंपोनेंट्स की ग्राउंड फ्लोर के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो ये हमने नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ते हुए हमने क्रम में लिखा हुआ है। सबसे नीचे सबग्रेड होता है, देन उसके बाद हम प्लिंथ फिलिंग करते हैं, उसके बाद डीपीसी को अप्लाई करते हैं, डीपीसी अप्लाई करने के बाद हम लोग बेस कंक्रीट डालते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग फ्लोरिंग लेयर जिसकी भी बिछानी होती है उसको हम लोग बिछाते हैं एंड देन उसके बाद स्कर्टिंग करते हैं। स्कर्टिंग बेसिकली होता क्या है, देखिए ये आपकी दीवार का वर्टिकल सरफेस है, ये आपकी दीवार का हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये फ्लोर है, ये दीवार है। तो आपने कई जगह देखा होगा जहाँ पर टायर्स लगती थी या फिर और भी कई जगह चीज़ें, तो यहाँ पर इस तरह से पूरी लंबाई की दिशा में होता था, इस तरह से। तो यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है जो कि पूरी की पूरी लंबाई की दिशा में इस तरह से मोटा सा होता था, उसी को हम लोग कहते हैं स्कर्टिंग। अब बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फ्लोरिंग मटेरियल के सिलेक्शन को अफेक्ट करते हैं, यानी कि हम लोग किन किन फैक्टर्स को देख करके हम लोग को फ्लोरिंग मटेरियल सिलेक्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले पर्पस, हमारे फ्लोर का पर्पस क्या है। अगर हमारा फ्लोर नॉर्मल यूज के लिए है तो उसके लिए अलग फ्लोरिंग मटेरियल हम सिलेक्ट करेंगे। अगर हमें इंडस्ट्रियल वर्क करना है या फिर एसिड वर्क करना है, वहाँ पर डिफरेंट थिंग्स, तो वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के फ्लोरिंग मटेरियल यूज करेंगे। तो पर्पस के आधार पर सबसे पहले तो पर्पस देखेंगे, देन उसके बाद उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी है, कितने लंबे समय तक ये चलेगा, क्लाइमेट कंडीशन हमारे आसपास का कैसा है, इसके अलावा हमें उस मटेरियल को मेंटेनेंस की कितनी नीड है। ऐसा तो नहीं है कि उसे बार बार मेंटेनेंस जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है। इसके अलावा वहाँ की सुंदरता कैसी है एंड देन इकोनॉमी, यानी कि वो सस्ता है या नहीं। बात करें अगर प्रोसीजर ऑफ लेइंग कंक्रीट, देखिए जो वीडी ऑफ कंक्रीट होता है आपके सिलेबस में जो मेंशन किए गए हैं, यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि किस प्रकार से प्रोसीजर हम लोग फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सरफेस को प्रिपेयर करते हैं, प्रिपेयर करने के बाद हम लोग फॉर्म वर्क लगाते हैं और उसको लेवल करने का काम करते हैं। देन उसमें हम लोग कंक्रीट को डालते हैं, कंक्रीट को डालने के बाद हम लोग उसमें उसकी वैक्यूम डिवाटरिंग करते हैं, यानी कि उसको हम लोग कॉम्पैक्ट करते हैं। देन उसके बाद कॉम्पैक्ट करने के बाद उसे ट्रॉवल से हम लोग प्लेन करते हैं सरफेस को। देन इसके बाद हम लोग फ्लोर हार्डनर को अप्लाई करते हैं जिससे कि फ्लोर हमारा जल्दी से जल्दी हार्ड हो जाए। देन उसके बाद हम लोग इसमें कंट्रोल जॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद हम लोग इसकी क्यूरिंग करते हैं। बात करें कि मोज़ैक फ्लोर को हम कैसे कैसे बिछाते हैं। सबसे पहले हम लोग बेस को प्रिपेयर करते हैं सीमेंट कंक्रीट के 1/4 के पोर्शन से। देन उसके बाद फिर हम लोग इसकी टॉप लेयर को बिछाते हैं मोज़ैक की।
सीमेंट और मोज़ेक मिला करके। देन उसके बाद फिर हम लोग रोलिंग या फिर ट्रॉलिंग करते हैं और सरफेस को प्लेन करते हैं। देन इसके बाद हम लोग इसको क्यूरिंग करते हैं हार्ड होने तक। जब ये हार्ड हो जाता है देन उसके बाद फिर हम इसको ग्राइंड कर देते हैं ताकि इसमें चमक आ जाए। और इसके बाद फिर अगर कहीं पे जॉइंट्स हुए या फिर और भी कुछ हुए तो फिर उनमें ग्राउटिंग करके देन हम लोग इसको फाइनल पॉलिश कर देते हैं। अगर बात करें कि सिरेमिक या फिर विट्रीफाइड टाइल को किस प्रकार से बिछाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सरफेस को क्लीन करते हैं और उसको लेवल करते हैं। देन उसके बाद हम लोग टाइल एडहेसिव को अप्लाई करते हैं। देन उसके बाद फिर हम लोग टाइल को बिछाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग लेवल को चेक करते हैं कि हमारा ये लेवल में आया कि नहीं। देन उसके बाद फिर हम लोग ग्राउटिंग करते हैं। ग्राउटिंग मतलब कि सीमेंट का पेस्ट जॉइंट्स के बीच भरना। देन इसके बाद फिर हम लोग क्लीनिंग करते हैं। इस तरह से हमारा फ्लोरिंग का टॉपिक ख़त्म होता है। अब बात करें स्टेयर्स की। स्टेयर्स क्या होते हैं? ये स्टेप्स की एक सीरीज होती हैं जो कि सुटेबली अरेंज होते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ डिफरेंट फ्लोर्स ऑफ बिल्डिंग को कनेक्ट करने के लिए। यानी कि एक बिल्डिंग फ्लोर ये है, एक फ्लोर ये है, तो इनको सुटेबल कनेक्ट करने के लिए आपकी जो स्टेप्स की जो सीरीज होती है वो आपकी स्टेयर कहलाती है। बात करें इनके कुछ टेक्निकल टर्म्स की जो इसमें यूज होते हैं तो सबसे पहला है आपका स्टेप। स्टेप क्या होता है? ये राइज और ट्रेड के एडिशन का एक सिंगल यूनिट होता है। यानी कि ये आपका राइज हुआ, राइजर हुआ, ये आपका ट्रेड हुआ, तो इस पूरे एक सिंगल यूनिट को हम लोग स्टेप कहते हैं। और इन्हीं स्टेप से मिल करके आपका सीढ़ी बनता है। बात करें ट्रेड की। ट्रेड क्या होता है? ये हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है स्टेप का जहाँ पर हम लोग पैर रखते हैं। यानी कि आपने सीढ़ी में ये देखा होगा नहीं है, तो ये वाला जो पार्ट होता है ये आपका ट्रेड कहलाता है। देन उसके बाद फिर राइजर। राइजर क्या होता है? ये दो कंजिक्यूटिव ट्रेड के बीच का ये वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो कंजिक्यूटिव ट्रेड के बीच का जो वर्टिकल पार्ट है इसी को हम लोग यहाँ पर राइजर कह दे रहे हैं। बात करें फ्लाइट की। फ्लाइट क्या होता है? ये स्टेप्स की कंटिन्यूस सीरीज होती है बिटवीन लैंडिंग्स के बीच। यानी कि एक लैंडिंग आपका ये है, एक लैंडिंग आपका ये है, तो स्टेप्स की ये जो कंटिन्यूस सीरीज चली जा रही है इस पूरे के पूरे पोर्शन को हम लोग लैंडिंग कहते हैं। बात करें राइज की। राइज क्या है? तो राइज क्या है इसमें? वर्टिकल हाइट बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ट्रेड। यानी कि एक ट्रेड आपका ये है, दूसरा ट्रेड ये है, इनके बीच जो वर्टिकल हाइट होती है इसी वर्टिकल हाइट को हम लोग राइज कहते हैं और इस वर्टिकल पोर्शन को हम लोग राइजर कहते हैं। हाइट को राइज और पोर्शन को राइजर। बात करें गोइंग क्या होता है? गोइंग क्या होता है? हॉरिजॉन्टल डेप्थ ऑफ स्टेप फ्रॉम फ्रंट टू बैक। यानी कि स्टेप की ये जो हॉरिजॉन्टल डेप्थ है यहाँ से यहाँ तक का, इसी को हम लोग कहते हैं गोइंग। बात करें नोजिंग की। नोजिंग क्या होता है? प्रोजेक्टेड एज ऑफ ट्रेड बियॉन्ड द फेस ऑफ राइजर बिलो। यानी कि राइजर से आगे और ट्रेड के नीचे जो भी प्रोजेक्टेड लेंथ होती है उसी को हम लोग नोजिंग कहते हैं। बात करें स्कॉटिया की। स्कॉटिया क्या होता है? ये डेकोरेटिव कंक्रीट कॉन्केव मोल्डिंग होता है अंडर द नोजिंग। यहाँ पे आप देखेंगे कई जगह यहाँ पे इस तरह से लगा होता है, इस तरह से, तो इसी को हम लोग नोजिंग कहते हैं। इसके अलावा सॉफिट क्या होता है? अंडर द सरफेस ऑफ फ्लाइट। बात करें लाइन ऑफ नोजिंग की तो ये जो भी नोजिंग निकली हैं हर सीढ़ी पे निकली होंगी, इनको मिलाने वाली जो इमेजिनरी लाइन है उसी को हम लोग लाइन ऑफ नोजिंग कहते हैं। सीढ़ी का जो भी इंक्लिनेशन एंगल होता है उसे हम लोग पिच कहते हैं। नेवल पोस्ट क्या होता है कि जो आपने देखा होगा कि वर्टिकल पोस्ट लगी होती है सीढ़ी के स्टार्ट पे, एंड पे, या फिर जहाँ पर भी टर्न हो रही है तो उसी को हम लोग नेवल पोस्ट कहते हैं। स्ट्रिंग या फिर स्ट्रिंगर्स क्या होते हैं कि ये साइड सपोर्ट होते हैं जिनमें ट्रेड और राइजर फिक्स होते हैं। बॉलिस्टर की बात करें। बॉलिस्टर क्या होता है? ये वर्टिकल पोस्ट या फिर स्पिंडल होता है जो कि हैंडल को सपोर्ट करता है। यहाँ पर देखिए ये आपका हो गया नेवल पोस्ट जो सबसे मेन वाला है, ये हो गया आपका नेवल पोस्ट। अब यहाँ से एक रेलिंग इस तरह से गई होगी, ये आपकी सीढ़ी जा रही है, यहाँ पर कुछ वर्टिकल पोस्ट लगे होंगे, तो ये जो सबसे मेन वाला है इसे तो नेवल पोस्ट कहेंगे। ये जो भी वर्टिकल पोस्ट लग रहे हैं इन्हें हम लोग बॉलिस्टर कहेंगे। और इनको सपोर्ट करने के लिए जो इंक्लाइन लाइन जा रही है, इंक्लाइंड रेल, उसी को हम लोग हैंड रेल कहते हैं।
तो ये थे आपके कुछ टेक्निकल टर्म जो कि आपके स्टेयर्स में यूज होते हैं। बात करें एक अच्छे स्टेयरकेस की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, तो वो कंफर्टेबल राइज एंड ट्रेड होना चाहिए इसका, जिससे कि हम उस पर आसानी से चढ़ उतर सकें। स्टेप्स हमारे काफ़ी यूनिफॉर्म होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई ज़्यादा साइज़ का है कोई कम साइज़ का है। सफिशिएंट हेडरूम होना चाहिए, इसकी विड्थ प्रॉपर हमें देनी चाहिए। साथ ही साथ जो लैंडिंग है वो हर 13 से 15 स्टेप्स पर दे देनी चाहिए। सेफ स्लोप होनी चाहिए सीढ़ी का, जिससे कि बड़े बुजुर्गों को चढ़ने में दिक्कत ना हो। हैंडल्स इसके काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। इसमें लाइटिंग और वेंटिलेशन की काफ़ी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, और साथ ही साथ इस पर चलने पर ये स्लिप ना करें, और ये ड्यूरेबल मटेरियल का बना होना चाहिए। बात करें राइज और ट्रेड के प्रपोर्शन की, तो 2 गुणे राइज प्लस गोइंग, ट्रेड को हम लोग गोइंग भी कहते हैं, तो इन 2 गुणे राइज प्लस गोइंग ये 60 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। राइज और गोइंग का एडिशन 40 से 45 सेंटीमीटर होना चाहिए। राइज और गोइंग का मल्टीप्लिकेशन 400 से 450 के बीच होना चाहिए। और जो स्टैंडर्ड लिया जाता है इस समय, राइज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और गोइंग बराबर 30 सेंटीमीटर, ये स्टैंडर्ड इस समय लिया जाता है। आपको हम एक और चीज़ बता दें, जैसे जैसे आप गोइंग में 2 सेंटीमीटर घटाते जाएंगे, राइज में आप 1 सेंटीमीटर बढ़ाते जाएंगे। बात करें स्टेप्स हमारे कितने तरह के होते हैं, तो स्टेप्स हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फ्लायर स्टेप, बुलनोज स्टेप, राउंड एंडेड स्टेप, स्प्लेट स्टेप, कमोड स्टेप, डांसिंग स्टेप्स और वाइंडर स्टेप्स। इन सब के बारे में जो भी जानकारियाँ और फिगर्स हैं, इनको हमने नोट्स में दिया हुआ है, आप इसमें वहाँ से पढ़ लीजिएगा। बात करें टाइप्स ऑफ स्टेयर्स की, स्टेयर्स हमारे कितने तरह के होते हैं, तो स्टेयर्स हमारे पूरे 10 तरह के होते हैं। स्ट्रेट स्टेयर यानी सीधा जाए, डॉगलेग स्टेयर्स जो कि आपके घरों में जनरली पाया जाता है, ओपन वेल स्टेयर्स यानी कि ओपन कुएं की तरह होता है, कुछ इस टाइप से वो स्टेयर्स होते हैं, यहाँ पर बीच में खाली जगह होती है। बात करें क्वार्टर टर्न स्टेयर्स यानी एल शेप्ड स्टेयर्स, तो एल शेप्ड स्टेयर्स कुछ इस तरह के होते हैं आपके। उसके अलावा हाफ टर्न स्टेयर्स यू शेप में आपके कुछ इस तरह से आ जाते हैं। देन उसके बाद फिर 3 क्वार्टर टर्न स्टेयर्स यानी कि यही एक बार और टर्न हो जाता है। देन उसके बाद फिर सर्कुलर स्टेयर्स, स्पाइरल स्टेयर्स, हेलिकल स्टेयर्स और बाइफरकेटेड स्टेयर्स। ये कुछ इतने तरह के आपके टाइप्स ऑफ स्टेयर्स होते हैं। बात करें डिज़ाइन ऑफ जियोमेट्रिकल स्टेयर्स की, डिज़ाइन ऑफ जियोमेट्रिकल स्टेयर्स, इसके लिए कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने होंगे। आपका जो स्टेयर का शेप होगा वो या तो स्पाइरल होगा, सर्कुलर होगा या फिर हेलिकल होगा। इसका यूज इसको हम लोग किस लिए बनाते हैं, एस्थेटिक, स्पेस सेविंग और मॉडर्न अपील के लिए। स्पाइरल के केस में आपका सेंट्रल पोस्ट लगेगा, सर्कुलर के केस में आप स्मूथ आर्क बनाएंगे, और हेलिकल के केस में आप फ्री स्टैंडिंग देंगे। राइजर की जो हाइट रहेगी वो 150 से 175 mm होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो ट्रेड की विड्थ होनी चाहिए वो 250 से 300 mm होनी चाहिए। जो स्टेयर की विड्थ है वो 900 से 1200 mm होनी चाहिए, और इसका स्लोप 20 से 40 डिग्री होना चाहिए। इसका जो मिनिमम हेडरूम हम रखेंगे वो 2.1 मीटर रखेंगे, और मटेरियल के हम लोग कंक्रीट, वुड, ग्लास या फिर अदर कोई भी मटेरियल यूज कर सकते हैं। इसमें हैंडल्स हम लोग कर्व शेप में देंगे, और साथ ही साथ और ऑटोकैड और रेविट का यूज हम लोग एक्यूरेट डिज़ाइन बनाने के लिए करेंगे। बात करें अगर कि आरसीसी डॉगलेग स्टेयर्स को हम लोग किस प्रकार से इसकी जियोमेट्रिकल डिज़ाइन करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो फ्लाइट्स होंगी वो अपोजिट डायरेक्शन में रन करेंगी, और जो इनके बीच एक लैंडिंग होगा जो कि एक डॉग लेग शेप बनाएगा यानी कुत्ते के आकार का शेप बनाएगा। ये स्पेस की बचत करती हैं, ये रेजिडेंशियल और कमर्शियल बिल्डिंग्स में यूज की जाती हैं। इनके लिए जो स्टेयर विड्थ है वो 900 से 1200 mm होनी चाहिए, राइजर 150 से 175 mm होनी चाहिए, और ट्रेड विड्थ 250 से 300 mm यहाँ पे होनी चाहिए। यहाँ पे जो लैंडिंग विड्थ है ये लगभग स्टेयर विड्थ के बराबर होगी, और हर एक साइड जो होगा वो आरसीसी स्लैब से सपोर्टेड होगा, जिसकी थिकनेस 150 से 180 mm होगी। इसके लिए जो स्लोप देंगे वो 30 डिग्री से 40 डिग्री का देंगे, और साथ ही साथ इसमें रेनफोर्समेंट जो देंगे वो बेंडिंग और शियर के लिए यहाँ पर हम लोग डिज़ाइन करेंगे। बात करें जियोमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ आरसीसी ओपन वेल स्टेयरकेस की,
यानी कि जो ओपन वेल स्टेयरकेस होता है उसके आरसीसी डिज़ाइन की हम लोग बात करेंगे। इसके लिए जो आपका शेप होना चाहिए ओपन स्पेस का यानी वेल का, वो या तो रेक्टेंगुलर होना चाहिए या फिर स्क्वायर होना चाहिए बिटवीन टू फ्लाइट्स। जो फ्लाइट अरेंज की जाती हैं वो वॉल के अराउंड अरेंज की जाएंगी और बीच में सेंटर में आपका ओपन वेल होगा, खुला हुआ कुआं होगा। इसके अलावा इसका यूज कहाँ किया जाता है? कॉमनली यूज किया जाता है इसका पब्लिक बिल्डिंग्स में और अपार्टमेंट्स में, जिसमें जो स्टेयर विड्थ होता है वो जनरली 1200 mm या अधिक लिया जाता है और स्लैब थिकनेस जो होता है वो 150 mm से 180 mm लिया जाता है एज पर डिज़ाइन। जो आपका ओपन वेल का डायमेंशन होता है वो स्टेयर स्पान और टर्निंग स्पेस पर डिपेंड करता है, जो कि जनरली 1.2 से 2.4 मीटर तक लिया जाता है। जो आपका रिइंफोर्समेंट की डिटेलिंग होती है वो फ्लाइट्स और लैंडिंग्स के लिए की जाती है विद प्रॉपर एंकरिंग इन वॉल, यानी कि वॉल में भी इसका अच्छे से एंकर होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वॉल में एकदम कमज़ोर रहे। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऑफ ओपन वेल स्टेयरकेस। बात करें स्टेयरकेस लेआउट के कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल की, कौन कौन से प्रिंसिपल हैं? तो पहला कि जो हमारा स्टेयर हम बनाएंगे वो सेफ़ होना चाहिए और कंफर्ट होना चाहिए। उसमें जो हम लोग मिनिमम हेडरूम देंगे, यानी कि फ्लाइट के सरफेस से टॉप का जो छत है वहाँ तक का जो मिनिमम हेडरूम है वो 2.1 मीटर मिनिमम देंगे। जो हम राइज और ट्रेड रखेंगे वो यूनिफॉर्म रखेंगे। स्लोप जो देंगे हम 30 डिग्री से 40 डिग्री के बीच का देंगे। हम लोग उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग की व्यवस्था करेंगे। इसके साथ साथ उसको हम लोग स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देंगे। साथ साथ इसके हर 12 से 14 स्टेप्स पर हम लोग लैंडिंग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा जो विड्थ होगी वो 900 mm या फिर अधिक होगी एज़ पर रिक्वायरमेंट, और जो सरफेस होगा वो हमारा एंटी स्लिप होगा, यानी कि उस पर फिसलना नहीं चाहिए हमें। बात करें कि स्टेयरकेस के लेआउट के कौन कौन से मेथड्स हैं, किस प्रकार से हम लोग स्टेयर्स की लेआउट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फ्लोर से फ्लोर की हाइट को मेज़र करेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग नंबर ऑफ़ स्टेप्स को डिसाइड करेंगे। देन उसके बाद फिर हम लोग ट्रेड साइज और गोइंग को कैलकुलेट करेंगे, गोइंग की साइज को। फिर उसके बाद फिर हम लोग स्टेयर विड्थ और लैंडिंग साइज को फिक्स करेंगे। आफ्टर डैट हम लोग स्टेयर्स और लैंडिंग की सेंटर लाइन ड्रॉ करेंगे। सेंटर लाइन ड्रॉ करते समय एकदम काफ़ी कंसंट्रेट होकर करेंगे, क्योंकि अगर ये गड़बड़ हुई तो आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन गड़बड़ हो जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद फिर हम लोग फ्लाइट डायमेंशन, लैंडिंग लिमिट्स और एजेस को मार्क करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इंश्योर करेंगे कि जो हमारा लेआउट है वो स्क्वायर है और प्रॉपरली अलाइंड है। देन उसके बाद फिर हम लोगों ने जो भी डायमेंशंस वहाँ पर मार्क किए हैं उसको हम लोग डिज़ाइन ड्राइंग्स के साथ मैच कर लेंगे। तो इसके साथ आपका स्टेयर्स का टॉपिक ख़त्म हुआ। बात करें कि स्मार्ट बिल्डिंग्स क्या होते हैं। स्मार्ट बिल्डिंग्स वे मॉडर्न स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें हम लोग एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम्स, AI, इन सब का हम लोग यूज करते हैं ताकि हम लोग बिल्डिंग फंक्शंस को मॉनिटर कर सकें और कंट्रोल कर सकें, जैसे लाइटिंग, HVAC सिस्टम्स, फायर फंक्शंस, इन सब को हम लोग कंट्रोल कर सकें और इनके एक्सेस कर सकें। इसके लिए हम लोग स्मार्ट बिल्डिंग्स का यूज करते हैं। बात करें इनके प्रिंसिपल की, सबसे पहला है ऑटोमेशन। इसमें आपको अपने हाथ से मैनुअल काम नहीं करना होगा। जैसे ही आप रूम से बाहर गए, लाइट अपने आप बंद हो गई। जैसे ही आप रूम के अंदर आए, लाइट और फैन अपने आप चालू हो गए। तो ये क्या करता है, इसमें हम लोग कई सारे सिस्टम्स को एक साथ करते हैं और एक सेंट्रल पॉइंट पर, जहाँ जो इसको ऑटोमेटिकली मॉनिटर और कंट्रोल करता है। थर्ड है रियल टाइम एंड डाटा कलेक्शन। ये रियल टाइम में ही डाटा को कलेक्ट करके उसको एक्सेस करता है, यानी कि जैसे कि आपका रूम से बाहर जाना और तुरंत लाइट का बंद होना, यानी कि उसने वो वहाँ पर भाप गया कि आप रूम में कोई नहीं है, उसी टाइम उसने तुरंत उसको लाइट फैन को ऑफ कर दिया। फोर्थ वन, डाटा एनालिसिस एंड डिसीजन मेकिंग। ये डाटा को एनालाइज करता है और डिसीजन मेक करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके घर में आग लग गई, तो आग लगेगी तो कुछ टेम्परेचर अनयूजुअली बढ़ेगा, आग की गर्मी से टेम्परेचर अनयूजुअली बढ़ेगा। जब वो वहाँ पे बढ़ेगा तो तुरंत ही वहाँ पर फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा वहाँ पर, और वो तुरंत ही आग को बुझा देगा। नेक्स्ट वन, रिस्पॉन्सिव एक्शन। सेम यही एग्जांपल है यहाँ पे कि वो ज्यों ही आग लगा, उसको हीट वहाँ तक पहुँची और उसने तुरंत एक्शन लिया और पानी ऑन कर दिया। नेक्स्ट, एनर्जी एफिशिएंसी। इससे एनर्जी की काफ़ी ज़्यादा बचत होती है और यह यूजर सेंट्रिक डिज़ाइन होता है, यानी कि यूजर की जैसी रिक्वायरमेंट होती है उस अकॉर्डिंग इसे डिज़ाइन किया जाता है।
बात करें कि हम लोग इस स्मार्ट बिल्डिंग को किस प्रकार से कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोग यूजर की ज़रूरत देखेंगे, वहाँ का असेसमेंट करेंगे और उसके बाद फिर उसकी प्लानिंग करेंगे। देन उसके बाद फिर आएगा डिज़ाइन फेज, जिसमें हम लोग उसको किस किस प्रकार से बनाना है उसकी यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। देन डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद हम लोग मटेरियल का सिलेक्शन करेंगे, कौन सा मटेरियल हमारे इस स्मार्ट बिल्डिंग में डिफरेंट पोर्शंस के लिए कौन सा सही होगा। देन उसके बाद फिर हम लोग वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के बाद हम लोग सेंसर्स लगाएंगे और ऑटोमेशन वर्क करेंगे। इसके बाद फिर हम लोग एनर्जी एफिशिएंट सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। देन इसके बाद फिर हम लोग सिक्योरिटी सिस्टम्स लगाएंगे, जैसे CCTV, एडवांस सर्विलांस, लाइक फायर हज़ार्ड सेंसर्स, इन सब को लगाएंगे। देन उसके बाद फिर यूजर इंटरफेस को हम लोग सेटअप करेंगे। इसके अलावा जो हमारा बिल्डिंग है वो कॉम्प्लियंस और जो रेगुलेशंस हैं ग्रीन बिल्डिंग्स के, स्मार्ट बिल्डिंग्स के, उसको फॉलो करना चाहिए। और इसके बाद फिर इसको इन फ्यूचर अगर हमें बढ़ाना हो, इसको स्केल आउट करना हो और फ्यूचर के लिए इसको रखना हो तो फिर उसका अरेंजमेंट हम यहाँ पर करेंगे। अब बात करते हैं इस वीडियो के सबसे लास्ट टॉपिक की, जो है हमारा स्मार्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के क्या क्या एडवांटेज हैं। तो सबसे पहला, यह एनर्जी कंजम्पशन को रिड्यूस करने का काम करता है। यह इसकी जो ऑपरेशनल कॉस्ट और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी लो रहती है। ये हाई क्वालिटी कंफर्ट को प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपको यह अपने रियल टाइम डाटा के अकॉर्डिंग टेम्परेचर भी मेंटेन करता है। आपको कोई भी मतलब काम या ज़्यादातर करना नहीं है यहाँ पर। अगली पॉइंट की है सेफ्टी को इन्हेंस करता है, क्योंकि इसमें कई सारे एडवांस सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं। ये रियल टाइम मॉनिटरिंग करके देता है, जिसकी वजह से ये आपका जो स्मार्ट बिल्डिंग है वो अच्छी तरह से फंक्शन कर पाता है। ये इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी को यह प्रमोट करने का काम करता है। इसके साथ साथ ये यूजर को पूरे सिस्टम का एक्सेस करने और उसको कंट्रोल करने को अलाउ करता है। तो ये था आपका यूनिट 3, इस तरह से आपका कंप्लीट हुआ। अब कोशिश करेंगे कि आपको यूनिट 4 का वीडियो लेक्चर भी जल्द आए। अगर आपको नोट्स बाई करने हो तो हमारे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करें और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। कल के एग्ज़ाम में धूम मचा कर आएँ। धन्यवाद।